वेलकम टू कोच अप क्लासेस। तो हम लोग लास्ट टाइम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोगों ने चार्जेस की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था कि 3 स्टेट्स में चार्ज रह सकता है, या तो चार्ज रेस्ट में रहेगा, या तो चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, या फिर चार्ज एक्सेलरेट करेगा। तो जो हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हैं वो हम ये स्टडी कर रहे हैं कि अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उसके पास कौन कौन से इफेक्ट्स दिखाएगा। तो इसमें आपके पास एक थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये 3 चैप्टर आपके पास चार्ज की कांस्टेंट स्पीड के बारे में है। तो इसमें से मैं आपके पास 4 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टेट्स के बाद एक और चीज़ डिस्कस की थी कि हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। तो मैग्नेटिज्म की हम 3 प्रॉपर्टीज, 3 चीज़ों में हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, कि सबसे पहले मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है, कि मैग्नेटिज्म कहाँ से जनरेट होता है। सेकेंड पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिज्म कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म का मीनिंग मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इस टर्म को भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं। तो सोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हम जानते हैं कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना लगाता है, इसकी कैलकुलेशन भी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इन 3 पार्ट्स में हमें इसको पढ़ना है। सोर्स पढ़ना है हमें मैग्नेटिक फील्ड का, फिर मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, और तीसरा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसे लगेगा। तो ये 3 पार्ट में मैं इस चैप्टर को डिवाइड कर रहा हूं। और इसके अंदर सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है सोर्स। व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैग्नेट से हम लोग समझेंगे कि अगर ये कोई मैग्नेट होता है तो यहाँ पर इस मैग्नेट में आप लोग जानते हैं कि 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ये बात आप लोग पढ़ चुके हैं। और इस मैग्नेट के आसपास कोई भी दूसरा मैग्नेट लाने पर, कोई भी दूसरा मैग्नेट लाने पर उसके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट करता है। ये मैग्नेट इस मैग्नेट के ऊपर क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स। और किस तरीके का फोर्स लगता है, तो नॉर्थ और नॉर्थ है, ये बात आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, रिपल्शन का फोर्स लगता है। तो यहाँ पर इस मैग्नेट को इसके विदाउट कांटेक्ट में लाने पर ही इस पे क्या लगा, फोर्स लगा। तो इस मैग्नेट के आसपास एक रीजन है, जिस रीजन में ये मैग्नेट इस दूसरे मैग्नेट पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस रीजन को, जिस रीजन में आने पर कोई भी दूसरा मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स लगे, इस रीजन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड का हम डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड is the region or space around a magnet in which another magnet experiences a force is called मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसका डिनोशन किससे करते हैं, हम डिनोट किससे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय द लेटर बी। और इसका जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट जो इसका होगा वो होगा टेस्ला। इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला। यानी कि हम इसको मेजर किस में करेंगे, टेस्ला। जैसे कि हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, कि कितने न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को अगर मुझे मेजर करना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, ये पता लगाना है, तो मुझे इसको किस में मेजर करना पड़ेगा, टेस्ला में। और भी इसके यूनिट्स होते हैं, तो उनके बारे में आप आगे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर टेस्ला इज द यूनिट कि कितने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके आगे हम लोग इसका एक सोर्स हम लोगों ने पता लगा लिया है। एक सोर्स क्या है इसका, मैग्नेट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट। सेकेंड सोर्स मैं आपको एक और बताता हूं, जो कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकलेगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, तो एक्सपेरिमेंट है ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है 1820 में डिजाइन किया गया था बाई ओरेस्टेड।
तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का सेकंड सोर्स क्या है। तो हमारे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट जिसमें जा रहा है। तो करंट आप लोग जानते हैं, करंट क्या है हमारे पास, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कहीं भी अगर मूवमेंट करता है या फिर फ्लो करता है तो वो क्या कंस्टिट्यूट करता है, करंट बनाता है। तो इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज इधर से इधर जा रहा है। तो अब इसमें चार्ज इधर से इधर जा रहा है, तो मैंने इसमें एक बैटरी का कनेक्शन भी कर दिया इस तरीके। ये तो जब इस वायर के पास अगर कोई कंपास की निडल हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, कंपास की निडल। तो ये कंपास की निडल है, ये अभी इधर नॉर्थ बता रही है और इधर साउथ बता रही है, और अभी इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है। मान लेते हैं पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, नो करंट, करंट इज जीरो। तो जब कोई भी करंट नहीं होगा तो हम क्या देखते हैं, ये इधर नॉर्थ और इधर साउथ बताता है, यानी कि I इज इक्वल टू 0 पर ये कंडीशन में कंपास रहता है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं, सॉरी स्विच को ऑन किया, अब करंट फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो होगा, करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ऐसा होगा तो इसकी सुई हमने क्या देखी कि ये जो कंपास है, ये कंपास का निडल क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट होने का मतलब अभी तो ये इधर नॉर्थ और साउथ बता रहा था, अब एक इधर बताने लग जाता है, इधर की तरफ। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या नॉर्थ और साउथ हमारे वहां चले गए क्या, तो आंसर है नहीं। नॉर्थ और साउथ तो फिक्स है कि इस डायरेक्शन में नॉर्थ है तो इधर ही रहने वाला है, 10 साल बाद आके भी देखूंगा तो भी इधर रहने वाला है। तो एक सेकंड में ऐसा क्या हो गया कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पर इस कंपास का हमें प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। छोटा सा प्रिंसिपल है कि कंपास क्या होता है, स्मॉल मैग्नेट होता है। कंपास क्या होता है, स्मॉल मैग्नेट, जो कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रिंसिपल है। यानी कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर ये एक मैग्नेट है तो ये एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। उसी तरीके से अर्थ एक हमारा जायंट मैग्नेट है। अर्थ हमारा क्या है, एक जायंट मैग्नेट। इस अर्थ के अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये वो वाले पोल्स नहीं है जो आप लोग ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ समझ रहे हैं, पर लेकिन हाँ सिमेट्रिकली वही होते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं एक दूसरे की पोजीशन से। इनको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंपास का स्मॉल मैग्नेट, ये एक बड़ा मैग्नेट और ये छोटा मैग्नेट, इस मैग्नेट ने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर ये कंपास नीडल इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक डायरेक्शन में अलाइन रहती है, जिससे कि हमें वो डायरेक्शन बताती है कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो अगर ये एक मैग्नेट है तो यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि एक मैग्नेट को कौन मूव करा सकता है या फिर कौन उस पर फोर्स लगा सकता है। तो ये हमें पता है कि एक मैग्नेट पर फोर्स लगाने वाला कौन हो सकता है, कोई दूसरा मैग्नेट। पर लेकिन यहाँ कहीं एपरेटस के आसपास कोई दूसरा मैग्नेट हमने नहीं रखा। अगर नहीं रखा तो इस मैग्नेट पर फोर्स किसने लगाया, तो इस मैग्नेट पर जो फोर्स लगाया वो कोई और चीज़ नहीं, इस वायर ने लगाया। कैसे, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो ये इधर मुड़ जाता है, जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई और चीज़ इस पर फोर्स नहीं लगा रही है, ये सिस्टम इस पर फोर्स लगा रहा है। और ये फोर्स लग कब रहा है, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि फोर्स लगाने वाला कौन, करंट। फोर्स लगाने वाला कौन, करंट। यानी कि ये फोर्स किसने लगाया, करंट ने लगाया। अगर करंट ने ये फोर्स लगाया, अगर करंट ने ये फोर्स लगाया तो यानी कि इस मैग्नेट पर फोर्स किसने लगाया, दूसरे मैग्नेट ने। तो हमने क्या बोला, जब ये मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इस पे फोर्स लगेगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड में आना क्या है, इसके लिए कंपलसरी है। उसी तरीके से अगर ये मैग्नेट है और ये डिफ्लेक्ट हुई, यानी कि ये कहीं ना कहीं से मैग्नेटिक फील्ड में आई। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, क्योंकि मैग्नेट तो है नहीं। तो हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, इस वायर ने बनाया। कि इसी को हम ऑन ऑफ करते हैं, इस करंट को हम ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट होता है। इसका मीनिंग क्या है कि ये करंट कैरिंग वायर किसकी तरह बिहेव कर रही है, क्या बना रही है, ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास निडल में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। सो द ओरेस्टेड फाइनली decides here the result of this experiment. What is the result? Result is the current carrying wire produces magnetic field around it. इसी बात को दूसरे तरीके से बोलने का तरीका क्या हो सकता है कि करंट कैरिंग वायर है
करंट कैरिंग वायर का मीनिंग क्या हुआ? करंट कैरिंग वायर का मीनिंग हुआ कि मूविंग चार्ज, कि अगर मूविंग चार्ज होगा तो करंट होगा, अगर करंट होगा तो उसके आसपास क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी बात को मैं क्या बोल सकता हूं? मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इस प्रिंसिपल को आप लोग ध्यान रखेंगे, दैट इज अवर बेसिक प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल पर हम पूरे चैप्टर में बात करेंगे कि अगर कहीं पर भी मूविंग चार्ज होगा या फिर करंट होगा तो उसके आसपास क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे, कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स। फर्स्ट वन, कुछ इससे जो रिजल्ट्स और निकले कि एक हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो इस वायर के पास, इस वायर के पास यहां पर अगर कंपास रखते हैं तो हमने देखा ये डिफ्लेक्शन 60 डिग्री का आया। अगर दूर रखते हैं तो हमने क्या देखा कि ये डिफ्लेक्शन सिर्फ 10 डिग्री का आया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इस वायर से अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, मैं जनरल पैरामीटर ले रहा हूं ऐसे ही, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, तो हमने क्या देखा कि डिस्टेंस को बढ़ाने से, या फिर इसको 10 ले लीजिए, इस डिस्टेंस को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? कम हो गया। यानी कि इसने ज़्यादा डिफ्लेक्शन कराया। तो जैसे हम जानते हैं दो मैग्नेट पास आते हैं तो फोर्स ज़्यादा लगता है, फोर्स ज़्यादा लगता है तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा आएगा। यहाँ ले गए तो फोर्स कम लगा, दूर होती है मैग्नेट तो फोर्स कम लगता है, फोर्स अगर कम लगता है तो डिफ्लेक्शन भी कम आएगा। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, इज डिपेंडिंग ऑन दी डिस्टेंस। कैसे डिपेंड कर रहा है? तो ये भी हमें पता है कि डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रहा है? वीक हो जा रहा है। और ये चीज का रिलेशन ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बनता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर। ये वाली बात आप लोग ध्यान रखेंगे इस तरीके से। अब ये भी जो है ये डिस्टेंस पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के स्क्वायर पर। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि जो फोर्स है वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, उसी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चली। दूसरी बात हमारी जो है वो क्या है कि ये जो करंट है, ये करंट तो फिक्स था अभी 5 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर, जितना भी लेना है, 2 एम्पियर ले लेते हैं। अब हमने क्या किया? करंट को इंक्रीज किया। अब हम देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे करंट का क्या इफेक्ट होता है। तो अभी मैंने कितना करंट भेजा? फर्स्ट केस करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर और सेकंड केस करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर। ये कंपास यहीं रखा है। जब करंट 5 एम्पियर है, मतलब इसका डिस्टेंस वायर से सेम है, जब करंट 2 एम्पियर है तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है 15 डिग्री का, और जब करंट हो जाता है 5 एम्पियर तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है 70 डिग्री का, 60 डिग्री का, ऐसा डिफ्लेक्शन आता है। यानी ज़्यादा डिफ्लेक्शन यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कम डिफ्लेक्शन यानी कि वीक मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि करंट को बढ़ाने से करंट इंक्रीज हुआ, डिफ्लेक्शन कितने का आया? 70 डिग्री। जब करंट कम था तो डिफ्लेक्शन कितने का आया? तो डिफ्लेक्शन आया हमारे पास 15 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये फील्ड वीक है और ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो स्ट्रॉन्ग है, ये कम फोर्स लगा रहा है तो ये वीक है। इसका मीनिंग है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड कर रही है? करंट पर। करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। यानी कि हम यहाँ से एक और रिजल्ट बनाएंगे, बी इज मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। किस पर डिपेंड करेगा? करंट पर भी डिपेंड करेगा। तीसरी बात हमारे पास एक और चीज़ है कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? तो देखते हैं। ये करंट है, इसमें करंट मैंने 2 एम्पियर भेजा है, करंट की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 2 एम्पियर, और यहाँ पर एक कंपास रखा, इस जगह पर एक कंपास रखा। इस कंपास में जो डिफ्लेक्शन आता है, मैंने देखा कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ। तो मैंने देखा ये डिफ्लेक्ट कितना हुआ? 15 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ। 15 डिग्री किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ? ये बात ध्यान रखिए, ये डिफ्लेक्ट हुआ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, यानी कि नीचे की तरफ किया, तो मैं क्या देखता हूं
कि यही जो 2 एम्पियर की करंट है और कंपास भी उतनी दूरी पर रखा है, ये कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और सेम एंगल से। कितना एंगल? 15 डिग्री। यानी किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से जो फोर्स लग रहा है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। यानी कि यहां से एक बात और हम लिखेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्सेस ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको यहां लिख देता हूं मैं। थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो फ्रॉम हियर हमने सोर्स पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड के हमने 2 सोर्स पढ़े, इनमें से भी जो रिलेवेंट सोर्स है वो सेकंड वाला है, जो मोस्ट रिलेवेंट जो बेसिक सोर्स है वो सेकंड वाला है। तो पहला तो हमने क्या पढ़ा? मैग्नेट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड सोर्स इज द करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दीज आर द 2 सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कितने सोर्स होते हैं? 2। इसमें से भी जो मोस्ट रिलेवेंट जो मोस्ट बेसिक सोर्स है वो क्या है? करंट कैरिंग वायर या फिर करंट। इस बात को मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा यहाँ पर, इसको मैं करंट नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा कि हम सारी चीज़ें चार्ज के बेसिक डिस्क्रिप्शन पे पढ़ रहे हैं कि सारी चीज़ें चार्ज से ही हैं, तो हम क्या बोलेंगे? मूविंग चार्ज इज द सोर्स। मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहीं पर भी अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या बनाएगा? वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये प्रिंसिपल हमको अपने माइंड में बिठा के रखना है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? द मूविंग चार्ज क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे आते हैं, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो एक चीज और कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस तरह की क्वांटिटी है, क्योंकि हम जानते हैं 2 तरह की क्वांटिटीज होती है हमारे पास, एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की क्वांटिटी है? तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हमने क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और वीक भी है। स्ट्रॉन्ग और वीक होने का मीनिंग क्या है कि इसके पास वैल्यू है, कि इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है। सो दिस टर्म इज नोन एज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किस किस चीज़ से बनता है? तो मैग्नीट्यूड बनता है उसकी वैल्यू से। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना है, ये इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है। एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं, वो होती है इसकी यूनिट, कि क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ है। तो हम इसके लिए एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस इट्स यूनिट, यानी कि कितने टेस्ला का है, 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, तभी तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हुआ? मैग्नीट्यूड इज दी यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस इट्स यूनिट, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हुआ। ये चीज इसके पास है, मैग्नेटिक फील्ड के पास है ये चीज। दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड के पास है या नहीं, वो क्या है? डायरेक्शन। हमने यहां देखा कि जैसे जैसे हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, यानी फोर्स लगने की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। इस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। सो दिस इज द डायरेक्शन डिपेंडेंट। थर्ड थिंग, क्या इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है? एक तो होता है डायरेक्शन होना और एक होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन होना, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना। स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो क्या इसके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक डायरेक्शन है? तो आंसर है। तो इसलिए ये क्या होगा हमारे पास? इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। तीसरी चीज हमारे पास, क्या ये वेक्टर लॉस को फॉलो करता है? तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि ये वेक्टर लॉस को फॉलो करता है। इट फॉलोज दी वेक्टर लॉस। सो इफ अ क्वांटिटी हैज दीज 3 प्रॉपर्टीज देन वी कॉल दिस क्वांटिटी एज वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम क्या बोलने वाले हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और वो
वेक्टर लॉस को फॉलो भी करेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का अब हम जो डिनोट करेंगे वो सिर्फ बी से नहीं करने वाले हैं, किससे करने वाले हैं, बी के ऊपर वेक्टर लगा के। इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिए। इससे आगे हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, उस कुछ प्रॉब्लम्स पे आएंगे, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ क्वेश्चंस हैं कि अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के पास, इस करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? चार्ज। और चार्ज किस स्टेट में है? चार्ज इज इन रेस्ट। चार्ज किस में है? रेस्ट में है, यानी कि ये मूव नहीं कर रहा है, नॉट मूविंग, यानी कि स्पीड कितना हुआ इसका? 0। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो क्या होगा? ये करंट कैरिंग वायर क्या बनाएगा अपने आसपास? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो यहाँ पर अगर कोई दूसरा मैग्नेट होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। पर लेकिन ये चार्ज किस में है? रेस्ट में है। अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो यानी कि चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था? मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है इसका? 0। ये बात हम बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने क्या पढ़ा था कि एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लाएंगे, यानी कि एक इसका मैग्नेटिक फील्ड, एक इसका मैग्नेटिक फील्ड। जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे तभी इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक मैग्नेट किस पे फोर्स लगा सकती है? किसी दूसरे मैग्नेट पर। क्या होना जरूरी है? मैग्नेट। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है क्या? नहीं, इसका मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब कई लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, सवाल क्या है कि ये एक वायर है और इसमें क्या जा रहा है? करंट। और करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज। अगर मूवमेंट ऑफ चार्ज है तो यानी कि इसके पास चार्ज है। अगर इसके पास चार्ज है तो मान लेते हैं ये चार्ज है, ऐसा चार्ज है, ये चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर एक चार्ज है और हमने तो कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा है कि एक चार्ज है और दूसरा चार्ज, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? फोर्स। तो क्या इस चार्ज पर तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लगेगा। तो हमने यहां पर कौन से फोर्स की बात की? यहां पर मैग्नेटिक फोर्स 0 है। कौन सा फोर्स 0 है? मैग्नेटिक फोर्स। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 है? ये 0 होगा या नहीं होगा, ये हमारा सवाल है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने कंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा। कंडक्टर क्या होता है? जैसे सोडियम हो गया, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। तो हर एक मेटल, जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2,8,1 इस तरह का कुछ कन्फिग्रेशन होता है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 ही प्रोटॉन्स। और एक एटम कंप्लीटली कैसा है? न्यूट्रल, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। सो 1 सोडियम एटम हैज टोटल चार्ज 0. The second sodium atom has total charge 0. So all the sodium atoms, if the wire is made up of sodium, then all the sodium atoms has the total charge 0. And this electron, ये इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा कि किसकी तरह बिहेव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि स्टेबल होने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन ही इस वायर में मूव करता है, जिसकी वजह से करंट बनती है। तो अब इसके पास ऐसे सोडियम हमने मान लिया 10 थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? हर एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेंगे। ये क्या करेंगे? मूव। दूसरी बात, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है? रिवर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? नीचे की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमने एक और चीज लगाई थी जिसका नाम क्या था? पावर सप्लाई, यानी कि बैटरी। ये बैटरी हमने इसमें अटैच की थी। तो ये बैटरी का काम क्या था? ये बैटरी का काम था, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ से ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये नीचे की तरफ जाते हैं। अभी यहाँ देखिए इस वायर पर टोटल चार्ज कितना है? 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। पर जैसे ही हमने बैटरी लगाई, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागे, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन अगर इसके चले गए तो इसके इलेक्ट्रॉन, जब किसी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव। पर लेकिन जैसे इसके इलेक्ट्रॉन गए, पर लेकिन ये पीछे से क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है यहाँ से। अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर निकले तो 10 यहाँ से क्या कर गए? इसमें एंटर कर गए। तो टोटल चार्ज अभी भी कितना इस वायर पे रहा? 0, क्योंकि जितना
इलेक्ट्रॉन गए उतना ही इलेक्ट्रॉन आ गए। सो नेट चार्ज ऑन दी वायर, नेट चार्ज ऑन वायर इज 0। अगर नेट चार्ज 0 है तो अब देखिए इसी प्रॉब्लम को, इस पे कोई चार्ज है क्या, चार्ज मूव कर रहा है बट नेट चार्ज कितना है इसका 0। अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा क्या, यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, फोर्स कौन लगाता है, कोई दूसरा चार्ज। तो यहाँ पर जब कोई चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लगेगा। तो यहाँ से एक और बेसिक प्रिंसिपल हम लोग निकालेंगे कि द करंट कैरिंग वायर डज नॉट अप्लाइज अ फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज, यानी कि अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। किसकी वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो ये वाला प्रिंसिपल भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसमें जितने चार्ज बाहर जाते हैं, फ्लो करके बाहर जाते हैं उस कंडक्टर से, उतने ही चार्ज बैटरी उसको क्या कर देती है, सप्लाई कर देती है, जिसकी वजह से उसका नेट चार्ज कितना रहता है 0। और नेट चार्ज 0 होने की वजह से वो इस रेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाता। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा और एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अब यहाँ पर इस वायर की जगह मैं एक छोटा सा सिस्टम को चेंज कर देता हूँ। चेंज क्या किया मैंने, यहाँ पर एक चार्ज ले लिया, दूसरा चार्ज ले लिया जिसका नाम क्या है Q1। इसको भी मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है। ये Q1 चार्ज या फिर Q ही चार्ज ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, किसी वेलोसिटी v से। तो हम क्या जानते हैं कि ये चार्ज मूव कर रहा है। अगर ये चार्ज मूव कर रहा है तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्या इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आंसर है यहाँ पर चार्ज है। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब देखते हैं ये चार्ज किस में है, रेस्ट में। अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो क्या ये कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्या, तो आंसर नहीं बनाएगा। अगर इसने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया, सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है फोर्स लगने के लिए, दो मैग्नेट्स का होना जरूरी है। उसी तरीके से इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, ये चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास भी है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। और जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए तो वो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस वाले केस में होगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, पिछले प्रॉब्लम का पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाते हैं। अब आगे आते हैं इससे, इसके बाद अब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग फाइंड आउट कैसे करें और मैग्नेटिक फील्ड का हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे बताया जाता है और फिर फोर्स की कैलकुलेशन। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो किसके ऊपर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।